मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलते हैं आज की इस नए लेक्चर में। फिर मैं आपको फिजिक्स की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सबसे पहले पिछले क्लास में मैंने जो कुछ फैक्ट लिखाना भूल गया था उसी फैक्ट को मैं कवर करवाऊंगा। जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले लेक्चर में मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित अपवर्तनांक का टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें अपवर्तनांक से संबंधित मैंने कुछ फैक्ट को लिखाना उसमें छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि जस्ट अगले लेक्चर में अपवर्तनांक से संबंधित फैक्ट बतला दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले उस फैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, उस नोट्स के बारे में चर्चा करूंगा। तत्पश्चात मैं आपको किसी अगले नए टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग जो भी पढ़ते होंगे विषय के लेक्चर में उन सभी को आप लोग स्मरण में रखे होंगे, उन सभी को याद कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जस्ट रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस नोट्स के बारे में पहले चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक को, इन सब फैक्ट को पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पहला फैक्ट पढ़ रहा हूँ मैं। अपवर्तनांक का ना कोई मात्रक होता है और ना कोई विमा होता है। आप लोग जहाँ तक आप लोग को पता होगा, 9th में आप लोग मात्रक के बारे में पढ़े होंगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है। उसमें बतलाया होगा कि प्रत्येक चीज को मापने के लिए किसी न किसी मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग चीनी, दाल इत्यादि इन सबों को मापने के लिए आप लोग किलोग्राम का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अपवर्तनांक को मापने के लिए मात्रक होना चाहिए, लेकिन अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता और ना कोई बीमा होता है। इस चीज को आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन बीमाहीन राशि है, निम्नलिखित में से कौन बीमाहीन मात्रक विहीन राशि है, तो अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। या अपवर्तनांक का मात्रक होता है, तो नीचे में अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। बीमाहीन, मात्रकहीन तो मात्रकहीन हो जाएगा। बीमा यदि पूछ रहा है तो बीमाहीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बतलाया था कि प्रकृति में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। प्रकृति में, पूरा दुनिया में, प्रकृति में सबसे अगर अधिक अपवर्तनांक किसी वस्तु का होता है तो हीरा का होता है। इसलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, सबसे कठोर वस्तु माना जाता है प्रकृति का। कौन? हीरा। और इसलिए हीरा में प्रकाश का चाल क्या होता है? सबसे कम होता है। हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखे होंगे। और इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि सबसे यदि कम अपवर्तनांक पूछा जाए किस माध्यम का होता है, तो मैंने आपको बताया था कि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निर्वात का अपवर्तनांक लगभग एक एग्जैक्ट 1 के बराबर होता है। ये चीज आप लोग देख लीजिए। प्रकृति में सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है, मान 1। यदि पूछेगा आपसे कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1 होगा। यदि पूछेगा आपसे निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1 होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और निर्वात के बाद सबसे कम दूसरा अपवर्तनांक किसका होता है? तो वायु का होता है। वायु का होता है। कभी कभी इसलिए कह दिया जाता है कि वायु और निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? लगभग बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? देखिए, प्रकृति में सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है और वहीं दूसरा का सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु या हवा का होता है, जिसका मान 1.0003 होता है, यानी 1 से हल्का ज्यादा है। 1 से हल्का ज्यादा है किसका अपवर्तनांक? तो वायु का अपवर्तनांक है, हवा का अपवर्तनांक है। इसलिए कभी कभी कह दिया जाता है कि प्रकृति में निर्वात का अपवर्तनांक और वायु का अपवर्तनांक सेम होता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल होता है वो प्रकृति में सबसे अधिक होता है। यानी प्रकृति में कोई वस्तु सबसे अधिक दौड़ सकता है तो वह क्या है? प्रकाश है। प्रकाश जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के दर से क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है।
वही यदि हवा में बात किया जाए तो सेम टू सेम लगभग उसी के बराबर, हाँ उससे थोड़ा कम होता है लेकिन लगभग उसी के बराबर हवा में भी किसका मान होता है, तो प्रकाश के चाल का मान होता है। इसलिए, और ऐसा इसलिए होता है, मैंने पहले फैक्ट में लिखा चुका हूँ, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने लिखाया था कि हवा या वायु में जो प्रकाश का चाल होता है वह लगभग निर्वात के चाल के बराबर होता है। क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ देखिए प्रकृति में सबसे कम आवर्तन, देखिए निर्वात का आवर्तन 1 होता है और वायु का आवर्तन कितना होता है 1.003, यानी बहुत कम होता है। 1 से बहुत ज्यादा होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है, यानी निर्वात से जस्ट हल्का आवर्तन किसका होता है, वायु का होता है। यही कारण है कि दोनों का क्या है, दोनों का आवर्तन समान होने के कारण, लगभग समान होने के कारण, इसलिए दोनों का क्या होता है, दोनों में प्रकाश का चाल समान होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ चीजों का आवर्तन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पर, इसलिए मैं कुछ चीजों का आवर्तन लिखा दिया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इन चीजों को भी मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जल का आवर्तन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए, जल का आवर्तन कितना होता है 1.33 होता है। बर्फ का आवर्तन पूछा जाएगा तो बर्फ का आवर्तन बताइएगा 1.31 हो गया। क्राउन कांच का आवर्तन बताइएगा 1.52 हो गया। एल्कोहल का आवर्तन बताइएगा 1.36 हो गया। बेंजीन का आवर्तन बताइएगा 1.50 बेंजीन का आवर्तन। तारपीन के तेल का आवर्तन बताइएगा तो 1.47 हो गया। किरोसिन के तेल का आवर्तन बताइएगा 1.44 हो गया। क्वार्टर्ज का आवर्तन बताइएगा तो उसका 1.46 हो जाएगा। तो ये तमाम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इन चीजों को बता दिया ताकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं न केवल सब्जेक्टिव को ही कवर करवाऊंगा परंतु सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव चीजें भी कवर करवा दे जाऊंगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को बिल्कुल मैं फील नहीं होने दूंगा कि फाउंडेशन बैच यदि मैं नहीं पढ़ा हूं तो क्रैश कोर्स में हमें दिक्कत होगा, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगा। हम देने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन आप लोग उस चीज़ को कवर करते रहिए, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है। इसलिए ये चीज़ें बहुत, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का पढ़ना मुझे लिखाना बाकी था, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं वही चीज़ें मैं आपको लिखा दिया हूँ। ठीक है, और बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए, जितना लिखा रहा हूँ उतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है, उतना ही याद रखिए, उतना ही से आपका उद्धार तय है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को आराम से अपने नोट्स में नोट कीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है क्या, पार्श्विक विस्थापन है। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं अब चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ये चीजें मैं बकायदा आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, इसलिए आप लोग को याद होना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, यानी अपवर्तित होने का मतलब है कि वो किरणों का क्या होता है, अपवर्तन होता है, 2 बार होता है। एक जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब, और फिर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतित किरण एवं निर्गत किरण या अपवर्तित किरण, यानी लास्ट बार जो उसका अपवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, जिस किरण का, या निर्गत किरण जो निकलती है सघन माध्यम से। आपतित किरण जो किरण उस पर पहली बार पड़ती है, उससे पहली बार टकराती है। ठीक है, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण या अपवर्तित किरण परस्पर समांतर हो जाती है। परस्पर क्या होती है, समांतर हो जाती है। इन्हीं दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को, यानी लंबाई वाली दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस चीज को आप इसके माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब एयर हो गया। ये कोई सघन माध्यम है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कांच मान लेते हैं। कौन सा माध्यम हो गया, एक ठोस सघन माध्यम हो जाएगा, कांच हो जाएगा सघन माध्यम। फिर ये एयर मान लेते हैं, इसके नीचे एयर, ये विरल माध्यम हो जाएगा। तो ये रहा प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें जो कहाँ पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, इस बिंदु पर पड़ती है। इसलिए इसके ठीक क्या हो जाएगा, ठीक इसके ठीक ये जस्ट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, यानी अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, ठीक लंब पर क्या पड़ता है, अभिलंब पड़ता है। अभिलंब डाल दिया यहाँ पे। ये किरणें जो है यहाँ पे
क्या होती है, आपतित होती है, और फिर जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, वह अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। देखिए ये किरणें ऐसे जाना चाहिए था, सीधे यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि जब वह सघन माध्यम में प्रवेश की, क्या होगा, ये अविलंब, ये हो गया अविलंब, अविलंब की तरफ क्या होगी, झुक गई। ठीक है, झुक गई, अविलंब की तरफ झुक करके कहां तक चली है, सघन माध्यम में पूरा चली है, पूरे कांच तक। फिर सघन माध्यम के बाद क्या होता है, ये एयर माध्यम है, यानी क्या है, वायु वाला माध्यम है। इस माध्यम से जैसे ही फिर प्रकाश की किरण निकलती है, यहाँ पे निकलती है, क्योंकि ये एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम से फिर निकल के किस माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का आवर्तन होगा। इसलिए यहाँ पर क्या, इसको हम नॉर्मल खींच दिए, नॉर्मल मतलब अभिलंब खींच दिए। ठीक है, ये अभिलंब यहाँ पर खींच दिए। अब देखिए जैसे ही सघन माध्यम से निकलती है प्रकाश की किरण, वो क्या होता है, अभिलंब, ये रहा अभिलंब इसका, ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। यहाँ पर देखिए अभिलंब से नजदीक आ गया, यहाँ अभिलंब से दूर भाग गया, यहाँ अभिलंब से नजदीक आ गया, यहाँ अभिलंब से दूर भाग गया। अब देखिए ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे क्या होती है, समांतर प्रतीत होती है, समांतर प्रतीत होती है, एक दूसरे के समांतर है। इसलिए इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होगी इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है। ठीक है, जिस विस्थापन जो होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। और यहाँ पे मैं दो फैक्ट अभी लिखाऊंगा। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, वह किरणें उसकी क्या होता है, अविलंब की तरफ झुक जाती है, उसकी किरणें क्या होता है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो आपकी प्रकाश की किरणें अविलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अविलंब से क्या किरणें क्या होता है, दूर भाग जाती है। यहाँ पर देखिए किरणें दूर भाग गया अविलंब से, यहाँ देखिए ये रहा अविलंब, अविलंब के पास आ गया ये किरणें। ठीक है, तो इस फैक्ट को मैं जस्ट आगे स्लाइड में लिखा रहा हूँ, तब तक आप इस चीज को समझ लिए होंगे। तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पिछले जस्ट टॉपिक से संबंधित एक फैक्ट के बारे में बतलाना चाहूंगा। हालांकि ये फैक्ट मैं आपको अपवर्तन के जस्ट बाद ही बतलाना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त नहीं बदला पाया था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए, कब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुकेगी, कब प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर भागेगी, तो ये चीजें इस फैक्ट के माध्यम से संपन्न हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जस्ट मैंने अभी पिछले स्लाइड में बतलाया था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अविलंब से क्या होता है, अविलंब के करीब आ जाता है। प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो अपने मूल पथ को छोड़ करके अविलंब के नजदीक आ जाता है, यानी अविलंब से बहुत क्या होता है, नजदीक आ जाता है। तब चाल में परिवर्तन होने के कारण वह अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुकने का कारण है कि झुकने का मतलब है कि अविलंब से नजदीक आ जाती है। जैसे ये अविलंब है तो ये प्रकाश की किरणें जा रही है तो ऐसे करके अविलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन ये रियल में ऐसे जाएगी, लेकिन ये क्या होगा, अविलंब ये है तो अविलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगी। यानी इन दोनों के बीच अविलंब, ये आपतित किरणें और अविलंब के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तब प्रकाश की किरणें, तब वह अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। वहीं जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तित प्रकाश की किरणें अविलंब से दूर भाग जाती है। इससे पहले स्लाइड में मैंने जस्ट आपको इस चीज का चर्चा किया हूं, आपको याद होगा कि जब प्रकाश की किरणें क्या होता है कि किसी, मान लीजिए ये कांच है, यहाँ से किरणें निकल करके विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये इसका क्या हो गया, अविलंब हो गया, तब क्या होगा, अविलंब से दूर भाग जाएगी, ऐसे करके भाग जाएगी। इन दोनों के बीच में रियल में ऐसे आना चाहिए, लेकिन ऐसे करके अविलंब से क्या होगा, ये अविलंब हुआ, इससे क्या होगा, दूर भाग गई। यानी इन दोनों अविलंब अपवर्तित किरणें अविलंब और अविलंब के बीच की दूरी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। यही बात है कि अविलंब से दूर भाग जाती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यदि बहुत कॉन्सेप्ट के साथ डीपली ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तब ये आपको वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको जस्ट आगे एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम है क्या, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, हाँ, तो मैं अब आपको क्रांति कोण के बारे में जस्ट पढ़ाऊंगा। तो क्रांति कोण क्या होता है, ये आपके 2 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में भी कॉन्सेप्ट टाइप का पूछ लिए जाते हैं, जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बताऊंगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस चीज को याद रखिए कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तभी क्रांति कोण बनेगी। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब 90 डिग्री का अपवर्तन कोण, 90 डिग्री का अपवर्तन कोण जिस आपतन कोण के संगत बनता है,
उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं अभी जस्ट आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक सघन माध्यम है। क्या है, एक सघन माध्यम है। यहाँ पे किरणें कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है। सघन माध्यम मतलब जल, कोई जलीय माध्यम ले लेते हैं, द्रव्य माध्यम ले लेते हैं, द्रव के रूप में क्या है, यहाँ जल ले लेते हैं, इधर हवा वाला माध्यम ले लेते हैं, एयर वाला माध्यम, ठीक है। ये एक सघन माध्यम है। सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है, जा रही है। जा करके ये देखिए यहाँ पे ये विरल माध्यम और सघन माध्यम को दोनों को अलग अलग करने वाली इस लाइन पे जाके क्या होती है, मिलती है, ठीक है, आपतित होती है, यहाँ पे आपतित होती है। और आपतित होने के पश्चात ये सीधे चल जाना चाहिए विरल माध्यम में, क्या होना चाहिए, सीधे चल जाना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाती है। देखिए अविलंब ये इस होके जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि अविलंब यहाँ है और प्रकाश की किरणें यहाँ भाग गई। किधर भाग गई, यहाँ भाग गई, देखिए यहाँ भाग गई, ठीक है। तब क्या होता है कि देखिए ये तब अविलंब और ये आपतित किरण हो गया, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहते हैं। अविलंब और आवर्तन कोण के आवर्तन किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया आपतित किरण और ये अपवर्तित हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। ठीक लाइन पे जस्ट दोनों माध्यम को अलग करने वाली जो रेखा होती है, ठीक उसी रेखा से होकर ये किरण जब गुजरेगी, कब गुजरेगी, यहाँ पे एक निश्चित कोण का मान होगा, उस कोण के मान के सापेक्ष यहाँ पे क्या, यदि 90 डिग्री का अपवर्तन कोण बन रहा है तो उस 90 डिग्री के अपवर्तन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। तो क्रांति कोण एक प्रकार का अपवर्तन, विशेष अपवर्तन कोण है। कब, जब ये अपवर्तन कोण नहीं है, ये आपतन कोण है, आपतन कोण। तो यहां पर जो कोण बन रहा है, कोण आपतन कोण के सापेक्ष यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है अपवर्तन कोण, तब उस अपवर्तन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहते हैं। और ये देखिए ये अपवर्तित किरणें ऐसे जा रही है, जाना चाहिए ये सीधे, लेकिन जा रही है ऐसे, तो ये हो गया क्रांति कोण। क्रांति कोण से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। और यहां तक का क्लास आप लोग आशा करता है कि समझ गए होंगे और बहुत बकायदा अच्छे तरीके से आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि ये चीजें आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित टॉपिक को मैं अगले क्लास में चर्चा करूंगा। पहले इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में बताऊंगा और फैक्ट के बारे में बतलाने के पश्चात आपको हम क्या करेंगे, उसके पश्चात प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए और जस्ट या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा लिख लीजिए। कुछ क्रांति कोण के बारे में मैं बतला ही दे रहा हूं, फैक्ट के बारे में, इसका मान याद रख लीजिएगा। जल माध्यम के लिए क्रांति कोण कितना होगा, हीरा माध्यम के लिए, हीरा माध्यम के लिए यानी हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा, हीरा माध्यम के लिए क्रांति कोण कितना होगा। तो जल माध्यम के लिए आपका क्रांति कोण हो जाएगा 48.75 डिग्री, ठीक है। यानी यदि जल जल से कोई किरणें आपतित किरणें 48.75 डिग्री 48.75 डिग्री पर कोई आपतित किरणें आपतित होती है, तब उस माध्यम के लिए क्या होगा, क्रांति कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो हीरा माध्यम के लिए कितना होगा, हीरा माध्यम के लिए हो जाएगा 24.41 डिग्री। हाँ, ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें फैक्ट हो गया जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये फैक्ट आपके बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से।